Hello बच्चों, very good morning to all of you. Welcome back to my channel, That's the Learning Point. Today we are discussing about resistance and resistivity. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओम्स लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने ये डिराइव किया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इसमें आपको एक टर्म आया होगा, आपने देखा होगा एक टर्म आया था जो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट के फॉर्म में यूज किए थे, v इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ये टर्म जो आया आर, यही रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस के बारे में आज हम लोग समझेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो इसको हमने फॉर्मुलाइज किया था v इज इक्वल टू आई आर, राइट। ये फार्मूला तक हम लोगों ने समझ लिया था। अच्छा, थोड़ा सा इस फार्मूले के बारे में समझ लेते हैं कि ये फार्मूला जो आया है इसका यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपको करंट दिया होता है क्वेश्चन पे, या रेजिस्टेंस आपको मालूम होता है तो वोल्टेज पूछ लेता है। ठीक है, या आपको इसमें वोल्टेज दिया रहता है, रेजिस्टेंस गिवन रहता है, आपसे करंट पूछ लेता है। ठीक है, तो उसके फार्मूला क्या बनेगा, आई इक्वल टू वी बाई आर, राइट। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल सेशन हम लोग अलग से एक वीडियो डालेंगे न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, अभी आप थ्योरी, जितनी भी थ्योरी है सारी पढ़ लीजिए, इसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से हम वीडियो क्रिएट करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, राइट। तो ये हम लोग समझ चुके थे। तो यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में जो भी चीजें हैं उनको आइए समझते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, सबसे पहले इसके डिफिनेशन देखेंगे, रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डिफिनेशन ये होती है, रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफर टू द करंट फ्लो इन एन सर्किट। ठीक है, बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी सर्किट में करंट के फ्लो में जो अपोजिशन, मतलब क्या, वो रुकावट उत्पन्न करे, रुकावट करे, वही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द अपोजिशन ऑफर टू द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मान लीजिए कोई सर्किट है, आपने पढ़ा होगा सर्किट के बारे में, क्लोज सर्किट ओपन सर्किट हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करे, कोई ऐसा ऑब्स्टिकल लगा हो जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अपोज करे, वही उसका रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस को डिनोट तो हम लोग किससे करते हैं, आर से करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर, पहला पॉइंट, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम, ओ एच एम। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। जब भी हमें लिखना होगा रेजिस्टेंस यूनिट, तो सपोज दैट हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, हम लिखेंगे 2 ओम। 4 ओम है, 4 ओम। 6 ओम है, 6 ओम। ऐसे 100 ओम है तो आप 100 ओम ऐसे मेंशन करेंगे, राइट। तो आपके पास जब भी रेजिस्टेंस को मेंशन करना होगा तो इस सिंबल का यूज करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस को डिनोट करने का तरीका ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज यहाँ पे आती है कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, किसी भी मटेरियल का, मटेरियल पर डिपेंड करता है, किसी मटेरियल वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, कि किस पे डिपेंड करता है, वो चीज हम समझेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है। तो हेडिंग आती है फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, जिसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो कैसे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, जैसे जैसे हम वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, सपोज दैट हमने वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो वो उस वायर के रेजिस्टेंस में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। कैसे, अब ये तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पता चलता है, लेकिन अगर आप इसी चीज को एक बैटरी के टर्मिनल से ज्वाइन करें, क्योंकि ये थोड़ा सा सेफ भी है, इसमें आप चेक कर सकते हैं विथ प्रैक्टिकल करके। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे सपोज दैट ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो टर्मिनल है, आपको किसी वायर की हेल्प से दोनों को कनेक्ट किया गया। ये डायरेक्ट हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक आपने बल्ब ज्वाइन कर दिया, ये बल्ब ग्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। इसके बाद आपने क्या किया कि इसी टर्मिनल से एक बड़ी वायर ले लिया, कोई एक बड़ी वायर ले लिया और उस दूरी पे जाकर उनको कनेक्ट किया, मतलब यहाँ तक लगे, और यहाँ पे एक बल्ब को आपने कनेक्ट किया। तो बिल्कुल देखिएगा कि ये बल्ब का ग्लो रेट थोड़ा कम होगा, मतलब क्या है, यहाँ पे लाइट बहुत तेज जल रही होगी, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होगी, डिम होगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब हम बैटरी से डायरेक्टेड डायरेक्टेड किसी बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो वो बल्ब बहुत तेज ग्लो करता है, मतलब जितनी कैपेसिटी बैटरी की होती है उतना पूरा कैपेसिटी, उतना पूरा वोल्टेज यहाँ पे यूज हो रहा होता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, वायर वायर की लेंथ बढ़ने से कुछ कुछ वोल्टेज इस वायर पे भी तो कंज्यूम हो रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, आप किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, उसकी रेजिस्टिविटी सॉरी रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, राइट। अच्छा, वायर की लेंथ को अगर हम कम कर दें तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आइए इस रिलेशन के बेसिस पे थोड़ा सा कुछ बातें समझते हैं, हमको नोट कर लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो रेजिस्टेंस के रिलेशन पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको समझ में आएगा आगे कि इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया अभी कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस एरिया पे भी डिपेंड करता है, और कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस और किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे, मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ वायर, वायर का मटेरियल कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, नोट कर लीजिए। अच्छा, रेजिस्टेंस और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ वायर, ये भी जरूर होगा, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ वायर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस पर भी रेजिस्टेंस वेरी करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो डिफिनेशंस यहाँ पे आगे फार्मूलाइज करेंगे, हम इसको और इसको इंक्लूड करेंगे, मटेरियल को भी इंक्लूड करेंगे, टेम्परेचर को क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट लेके चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं, मतलब टेम्परेचर हम वेरी नहीं करा रहे हैं। तो हम लोगों ने ओम्स लॉ में यही पढ़ा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो हमने डिफिनेशन जब बताई थी वहां पे तो ये बोला था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ दैट वायर। कैसे, हमने वहां समझाया था, सपोज दैट एक वायर है, ये एक वायर थी, इस वायर में करंट फ्लो कर रही है आई, ओके। और हमने ये भी बताया था कि इस टर्मिनल का, इस पॉइंट का, ए पॉइंट का वोल्टेज VA है, बी पॉइंट का वोल्टेज VB है, राइट। तो हमने ओम्स लॉ जब पढ़ाया था तो ओम्स लॉ में ये बताया था कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ एनी वायर, मतलब दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हमने मान लिया V है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दैट वायर, मतलब इस वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हमने यहाँ समझा था। और इसके बाद ही हमने V इक्वल टू आर आई निकाला था, और वहीं से आर को हमने माना था कि दिस इज रेजिस्टेंस विच इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के फॉर्म में हमने आर को वैल्यू अडॉप्ट किया था। अच्छा, ये पूरा फिनोमिना कब हो रहा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमने वहां पे बता रखा था कि ये फिनोमिना तभी पॉसिबल हो, ओम्स लॉ तभी पॉसिबल होगा
कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। तो कभी कभी एमसीक्यू में या एसएसएल रीजन में कहीं पर भी थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन temperature is constant, temperature is increases, temperature is decreases, या temperature is वेरी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ऐसे करके। तो आपको वहां पे ये देना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ओम्स लॉ फॉलो हो सकता है, राइट। तो इसके बाद अगर वहां पे रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो चुका है, तो अब बताइए रेजिस्टेंस किस किस पे कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे तो इस पे वैरी नहीं करेगा, इन तीनों चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम अगर इसको निगलेक्ट कर दें, पढ़ना तो पड़ेगा ही, आपको बताना तो पड़ेगा, फैक्टर इफेक्टिव में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, बट इसको हम फार्मूला में नहीं अडॉप्ट करेंगे। अगर हम इन तीनों को अडॉप्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। मटेरियल ऑफ द वायर कैसे आएगा वो भी आता दिया आपके सामने, आर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे रो एल अपॉन ए। ओके, यहाँ पर ये जो रो आया है ये कौन सा टर्म है भाई, ये रो रेजिस्टिविटी होता है। यहाँ पे क्या होगा है, ये रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं है, या रेजिस्टिविटी होगा जो मटेरियल की डिपेंड करता है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। ओके, अब ये रेजिस्टिविटी का क्या बनता है, रेजिस्टिविटी देखिए बेसिकली क्या होता है कि रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल डिफर करती है, राइट। तो जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, सिंपल सी बात है। आप देख लीजिए, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी भी कम होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। कहने का मतलब ये डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहा है। आर आर इक्वल्स टू, हम यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपने फार्मूला देखा एल अपॉन ए, अगर हम इसको हम अभी निगलेक्ट कर दे तो आर, सिंपल सी बात है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शन लगा दे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए अगर हम रेजिस्टिविटी जिसकी जितना ज्यादा होगी वो उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या करंट फ्लो करेगी, करंट नो नहीं फ्लो करेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर इंसुलेटर होगा तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, मतलब कोई प्लास्टिक है, कोई रबड़ है, या कोई वुडन पीस है, ड्राई वुडन पीस है, तो उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। तो आगे सारे न्यूमेरिकल्स में हम ये सब फंडा बताएंगे आपको। यहाँ पे अब हमने एक ये देख लिया कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। तो अब बताइए एल और ए पे कैसे डिपेंड करेगा, आपका रेजिस्टेंस एल और ए पे कैसे डिपेंड करेगा, तो उसके बारे में समझते हैं स्टेप टू स्टेप। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एल और ए दोनों के बारे में समझना है, इसकी टर्मिनोलॉजी समझना है, देन क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हम पहले इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट चेक करेंगे क्या होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस यूनिट आपको हमने बता दिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओके, आराम से सारी चीजें नोट करिए। और एक हमारे साइट है जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। उस पे जाके आप लिख दीजिएगा गूगल पे सीबीएसई नोट्स ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। सीबीएसई नोट्स ऑल सब्जेक्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और डॉट डॉट blogspot.com पे है,
ठीक है, चेक कर लेते हैं। सीबीएसई नोट्स, ठीक है, यही है सीबीएसई नोट्स ऑल सब, यस यू भी रहेगा, ओनली सब्जेक्ट पूरा नहीं लिखना है, blogspot.com। ठीक है, इस पे आप जाएंगे तो आपको ये पूरे नोट्स हमारे अवेलेबल है वहाँ पे, एमसीक्यू बेस पे भी, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी, सारे नोट्स टाइप वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से नोट्स को कॉपी भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो आइए देखते हैं हम लोग कहाँ थे। आर एस टू रो वाला पार्ट पे थे। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस यूनिट क्या थी, ओम है। अब इस फार्मूले पे ये बताइए रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू लिखेंगे आर ए अपॉन एफ, ये रेजिस्टिविटी की बात हो गई। ठीक है, अब अगर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, बताइए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ आर, थोड़ा बोर्ड एग्जाम में जैसे आप करना है उसी अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ ए अपॉन यूनिट ऑफ एफ। बताइए यूनिट ऑफ आर की क्या होती है, यूनिट ओम होती है, हमने ओम लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर होती है, तो यहाँ से एक मीटर से एक मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ओम मीटर आ रही है। तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। इसको आप नोट कर लीजिए, एमसीक्यू में ये भी कई बार पूछा गया है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज ओम मीटर, राइट, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमें यूनिट भी पता होनी चाहिए साथ साथ। ठीक है, अभी आप जब 12th में जाओगे तो यहाँ पे यूनिट भी पता होनी चाहिए और डायमेंशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि 11th में आपको डायमेंशन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, 11th में इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, आपको इलेक्ट्रिसिटी 12th में फाइंड आउट होगी, वहाँ पे मिलेगी, और उसके बाद आपको इसकी यूनिट के साथ साथ डायमेंशन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन भी पूछी जाती है वहाँ पे, राइट है। अब हम देखते हैं इसमें डिपेंड कर रहा है तो कैसे कर रहा है, लेंथ वेरी कैसे कर रही है, सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ से सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ही पेशेंस के साथ आराम से समझिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके यूटीज में भी पूछा जाता है, आप पहले पूछा गया होगा। अयो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेंथ और एरिया, सबसे पहले हम एरिया समझते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। तो सपोज दैट हमारे पास कोई वायर है, ये कोई एक वायर है, इस वायर का जो ये पोर्शन होता है, ये जो हम कलर कर रहे हैं, दिस, और इधर ये, बहुत ही आराम समझिएगा, ये क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब अगर हम, हमारे पास जो मार्कर है आप देखें, ये मार्कर आपको दिख रहा होगा कि ये इसकी एक लेंथ है, बट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, आपको देखिए जो डॉट सा सर्कल सा दिख रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली कहने का मतलब इसकी जो मोटाई है और इसके जो सरफेस यहाँ पे है उसका कितना एरिया है, सर्कुलर एरिया मिलता है, सिंपल सी बात है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो फार्मूला होता है, ए इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आर क्या है, सपोज यदि सर्कुलर रीजन को थोड़ा ऐसे बना दें, मान लीजिए ये वाला पार्ट कुछ ऐसा थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, तो रेडियस आर होती ही होती है। ठीक है, ये सेंटर होता है, इसका सेंटर होता है यहाँ पे, रेडियस आर है, अगर रेडियस आर है ये,
तो बताइए इसका जो रेडियस r है उसके अकॉर्डिंग ये एरिया क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पे डायमीटर गिवन रहता है, तो अगर डायमीटर गिवन है तो ये होल लेंथ होता है, होल लेंथ। तो पूरा जो लेंथ होता है वो डायमीटर होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप r निकाल सकते हैं, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। यहीं पे गलतियां होती हैं। अच्छा, एक चीज और, अब आपको कभी कभी जो रेडियस है वो गिवन रहता है mm में, तो आप ध्यान दीजिएगा हमेशा इस डायमेंशन किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करके ही यूज करना है, मीटर में कन्वर्ट करके ही यूज करना है, मीटर में ही वैल्यू रखना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिविटी आपकी ओम मीटर में गिवन रहेगी, रेजिस्टेंस ओम में रहेगा, लेंथ जो भी है, तो लेंथ और एरिया को हमेशा मीटर में ही हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ रेडियस को मीटर में इंक्लूड करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो आपका एरिया फाइंड होगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं, बिना यूनिट कन्वर्ट किए डायरेक्ट रख देते हैं, वहां से आंसर गलत आता है, मार्क्स कम हो जाते हैं। ये गलती मत करिएगा। ठीक, तो आपको आई होप अब एरिया निकालना आ गया, और एरिया होता क्या है ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझिए, अगर इसी वायर को थोड़ा सा पतली कर दे, ये लीजिए, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि रेडियस क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। और अगर रेडियस डिक्रीज हुआ है तो एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर एरिया डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि आप अभी पढ़े हो कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, एरिया डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए, सब एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। और अगर एरिया को हमने इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ये भी नोट कर लीजिए। अच्छा, इसका थोड़ा सा सेकंड वर्जन देखते हैं। बताइए, अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायमीटर को इंक्रीज कर दे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, और डायमीटर को डिक्रीज कर दे, डिक्रीज का एरो नीचे जा रहा है, इंक्रीज का एरो अपवर्ड जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो डायमीटर को अगर हम इंक्रीज कर दे, डायमीटर को इंक्रीज कर देंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं, अगर डायमीटर को हम कम कर दें, और डायमीटर कम होने का मतलब तार पतली कर दें, तार पतली करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एरिया जैसे ही कम होगा, एक सेकेंड आप आर को स्मॉल रखिए तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि, ठीक है, इसके आर को स्मॉल ही रखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो आप दो दो आर हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एरिया वाले आर को हम स्मॉल रख रहे हैं और ये रेजिस्टेंस को कैपिटल आर, ओके। आप देखिए, डायमीटर अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस जरूर से जरूर इंक्रीज होगा। ये सब कुछ बातें हैं, आपको वहां पे टर्मिनोलॉजी में बता देता है कि डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ, देन व्हाट हैपन विथ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में क्या होगा, फिर if the diameter of the wire is increases then resistance is decreases, ऐसे कुछ अगर दिया गया है स्टेटमेंट में तो आपको उसको समझना पड़ेगा, ये सब पॉइंट वही काम देंगे, ठीक है। सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए एक बार। फिर हम आते हैं कि कैसे डिपेंड करता है, कैसे हम हाफ करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डबल करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, सारी चीज समझ रहे हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर लेंथ के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक। चलिए, अब थोड़ा सा लेंथ के बारे में समझ लेते हैं, लेंथ कैसे वेरी कर रहा है, फिर इसके आप क्वेश्चन करते हैं, दोनों मिक्सअप करके, राइट। आइए देखते हैं, होता क्या है कि ये हमारी वायर थी, इस वायर का अगर हम अभी तक लेंथ एल था, अब इसके लेंथ को थोड़ा सा
डायमीटर सेम है, डायमीटर में कोई चेंज नहीं किया हमने, डायमीटर में कोई चेंज नहीं किया, एरिया क्रॉस सेक्शनल सेम है, यही है। हमने लेंथ को थोड़ा सा कम कर दिया, चलिए हाफ कर देते हैं, L/2 कर दिया, और ये हाफ लेंथ कर दिया। तो बताइए रेजिस्टेंस तो कम होगा ही होगा, हमने पढ़ रखा है कि R प्रोपोर्शनल टू L, मतलब अगर हम L को डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये भी नोट कर लीजिए। L को अगर हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक ही तरीका है, लेंथ अगर बढ़ेगी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेंथ अगर घटेगी, कम होगी, छोटी होगी, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और एरिया में भी हमने अभी बताया था, जस्ट एक बार नोट करते हैं। एरिया एरिया अगर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, एरिया डिक्रीज होता है रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। अब एरिया के टर्म के बाद हम डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर इंक्रीज करेंगे, डायमीटर इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी इंक्रीज ही होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डायमीटर डिक्रीज करेंगे तो एरिया भी डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अच्छा, डायमीटर की बात आती है तो रेडियस पे भी रिलेशन बन सकता है, रेडियस इंक्रीज होगा तो डायमीटर भी बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेडियस अगर कम होगी तो डायमीटर भी कम होगा, एरिया भी कम होगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब सारे छोटे छोटी बातें हैं, इनको आप याद रखिएगा। आते हैं फिर इनको मिक्सअप करके क्वेश्चंस हम तैयार करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चंस के बारे में समझाते हैं आपको। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसी में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, नोट कर लीजिए। व्हाट हैपेंड व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, व्हाट हैपेंड व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। जब वायर की लेंथ को हम डबल करते हैं तो रिलेशन फाइंड आउट करिए। चलिए, सपोज दैट इनिशियल लेंथ हमारी क्या थी, ये इतना है। ठीक है, इनिशियल लेंथ किसी वायर की ये गिवन है, या किसी वायर की इनिशियल लेंथ गिवन है, क्वेश्चन आपने सही से नोट कर लिया होगा। फाइंड आउट या find out the relation between resistances if length of the wire is double। मतलब अभी तक लेंथ इतनी थी और आपने लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। चलिए डबल कर दीजिए, लेंथ को हमने 2L कर दिया। अब बताइए, हाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कोई चेंज नहीं हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब तार की वायर की मोटाई जो है वो उतनी ही है, वायर की मोटाई में कोई चेंज नहीं किया। ये कंडीशन है कि वायर की जो थिकनेस है, मोटाई है, उसको हमने चेंज नहीं किया, केवल और केवल लेंथ में चेंज किया है, तो क्या होगा। ठीक है, तो सपोज दैट हमने मान लिया कि वायर फर्स्ट के लिए लेट, क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। लेट रेजिस्टेंस फॉर वायर फर्स्ट एंड वायर सेकंड इज R1 एंड R2। आप लिखते चलिएगा जो बोल रहे हैं। लेट रेजिस्टेंस फॉर वायर फर्स्ट एंड सेकंड इज R1 एंड R2। ठीक है, R1 की जब बात करेंगे तो R1 इज इक्वल टू, आप लिखोगे रो L अपॉन A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बताइए, सेकेंड में हमने क्या किया है, वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया है, तो R2 इज इक्वल टू रो, यहाँ पे लेंथ कितनी आएगी, 2L अपॉन A, इक्वेशन नंबर 2। आपसे बोला है कि दोनों रेजिस्टेंसेस में रिलेशन क्या होगा, तो बताइए दोनों रेजिस्टेंस में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R1 बाई R2 कर देते हैं। R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, रो L बाई A, और इसकी वैल्यू क्या है, रो 2L बाई A।
अब आपको दिख रहा होगा कि ये रो से रो कैंसिल आउट होगा, मटेरियल सेम था, मटेरियल में कोई चेंजमेंट हमने बोला नहीं है। ए से एरिया, एरिया भी सेम था, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे सॉल्व होके आएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू L अपॉन 2L। L से L भी कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो R2 इज इक्वल टू 2R1। मतलब आपको दिख गया, यहाँ पे क्या दिख गया, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि रेजिस्टेंस एल पे कैसे डिपेंड करता है। हमने बताया था कि एल अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। हमने बोल दिया कि एल को डबल कर दो तो रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, बिल्कुल बात सही बात है। तो देखिए R2 जो बाद वाली वायर का रेजिस्टेंस था R2 और पहली वाली का R1 था, तो बाद वाला रेजिस्टेंस पहली वाली रेजिस्टेंस के जस्ट डबल हो गया, क्योंकि लेंथ डबल ये भी डबल, ठीक है। तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि लॉजिक क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसके एमसीक्यूज पूछ सकता है, ठीक है। अगर लेंथ डबल होती है तो, सॉरी, वायर की लेंथ डबल होती है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इन्हीं के आगे के न्यूमेरिकल्स लेके, ठीक है। उसमें हम लोग समझेंगे एरिया कैसे हाफ करते हैं, डायमीटर कैसे हाफ करते हैं, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है, और मिक्सअप करके क्वेश्चन करेंगे। और ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। इसका जो भी क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू से लेके लॉन्ग तक हर जगह पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी डाल दिए जाते हैं, ऐसे ही करके, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आते हैं तो उसमें और भी क्वेश्चंस के वेरिएशंस करेंगे, इसमें लेंथ को हाफ करेंगे, एरिया को डबल करेंगे, एरिया को हाफ करेंगे, डायमीटर डबल एंड हाफ करके क्वेश्चन देखेंगे, रेडियस को भी डबल एंड हाफ करके देखेंगे, फिर सभी को मिक्सअप करके डबल करेंगे, किसी को हाफ कर देंगे, तब देखते हैं क्या होता है। तो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके। थैंक यू।